Hello friends, welcome to Shri Vidya Vihar. This is Shreya. I qualified CTET paper 1 and paper 2. Recently I qualified GRF in subject of education. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक CDP की 1 मंथ की सीरीज को स्टार्ट किया है, तो उसी श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है एरिक एरिक्सन की थ्योरी। और ये चौथा टॉपिक है क्योंकि इससे पहले मैंने 3 टॉपिक कवर कराया है, जो कि प्याजे, रायकॉस्की और हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेरा वैसा मानना है कि इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद आपका एरिक एरिक्सन थ्योरी से एक भी क्वेश्चन सीटेट का गलत नहीं होना चाहिए। और ये टॉपिक है भी बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी थ्योरीज मैं पढ़ाऊंगी वो सीटेट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको कवर करने का प्रयास करिएगा। और मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का आपको प्रयास करूँगी। ये इतना बुकिश लैंग्वेज आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं कोशिश करूँगी आपको बहुत ईजीएस्ट वे में समझा सकूँ। ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी को। तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी को जानने से पहले हम इसका एरिक्सन के साथ आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी का नाम था ये मनोसामाजिक सिद्धांत। इंग्लिश में अगर बोले तो साइको सोशल थ्योरी। एरिक एरिक्सन की थ्योरी जो थी वो जीवन अवधि विकास का सिद्धांत कहलाती है। मतलब किसी भी बच्चे का जो जीवन लाइफ स्पैन है, उसमें उसका क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन है ये थ्योरी। तो एरिक एरिक्सन psychosocial theory presents a comprehensive framework explaining how personality develop through 8 stages। मतलब क्या हुआ कि ये थ्योरी यह बताती है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है ये कि वो किसी का भी पर्सनालिटी को 8 स्टेजेस में एक्सप्लेन करती है। कहाँ से? इन्फेंसी से लेके ओल्ड स्टेज, मतलब बच्चा जब जन्म लेता है उस समय से लेके उसके बुढ़ापे तक। ठीक है। ईच स्टेजेस involves a psychological crisis or conflict between two opposing forces that shapes our identity and character। कहने का ये मतलब है कि जो हर स्टेज होता है 8 स्टेज में डिवाइड किया गया है, और हर स्टेज में कुछ क्राइसिस और कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। किस चीज़ों के मध्य? टू अपोजिंग फोर्सेस के मध्य एक क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व उत्पन्न होता है, और उससे उनकी आइडेंटिटी या कैरेक्टर है जो वो शेप लेती है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइसिस बच्चों में आती है और उसकी वजह से बच्चों में क्या डेवलप होता है, बच्चे में क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है और बच्चे में डेवलप क्या होता है। तो पहला स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसको कि हिंदी में विश्वास वर्सेस अविश्वास हम कह सकते हैं। जिसकी आयु है बर्थ टू 1.5 ईयर, यानी जन्म से बच्चा 1.5 साल तक इसका स्टेज है। विश्वास और अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा किसी चीज़ पे ट्रस्ट करता है, और जब उसको ट्रस्ट है तो उस समय वो कार्य उसका इस जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव वे में होगा, और अगर उसको ट्रस्ट नहीं है तो वो उसका डेवलपमेंट नेगेटिव वे में होगा। तो जैसा कि देख सकते हैं कि अगर पॉजिटिव आउटकम होगा, बच्चे को ट्रस्ट है, तो उसमें क्या डेवलप होगा? होप डेवलप होगा। द बिलीव दैट नीड्स विल बी मेट इवन व्हेन फेसिंग चैलेंजेस। कहने का ये मतलब है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अगर इसमें बच्चा के ऊपर बच्चा ट्रस्ट कर रहा है तो उस समय आउटकम क्या निकलेगा? बच्चे को होप मिलेगा। और अगर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, मिसट्रस्ट लीड है, उसमें डर है, एंजाइटी होगा, और क्या होगा? अबाउट द वर्ल्ड एंड रिलेशनशिप। ठीक है। अगर बच्चा किसी चीज़, जैसे बच्चा क्या करता है, अपने माँ पे ट्रस्ट करता है सबसे ज़्यादा उस स्टेज में, जब वो जन्म से 1.5 साल तक। ठीक है। तो बच्चा है जो उसमें क्या एक होप डेवलप होगा कि उसकी माँ उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होने देगी, उसको भूख लगेगा तो माँ खाना दे देगी, वो उसका आशा डेवलप हुआ। ये पॉजिटिव हो गया। और नेगेटिव क्या होगा कि वो मिसट्रस्ट, किसी और के पास बच्चा नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसको उस पर मिसट्रस्ट होता है। तो इसकी वजह से उसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है? फियर डेवलप हो जाता है, एंजाइटी डेवलप हो जाती है, सस्पिशन डेवलप हो जाते हैं। ठीक। तो नेक्स्ट स्टेज है अब
ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। इसका मतलब ये होता है कि स्वायत्तता वर्सेस लज्जा व शंका। ठीक है, ये इसकी आयु क्षमता है 1.5 साल से लेके 3 वर्ष तक। इसमें बच्चों के अंदर इच्छा शक्ति का विकास होता है, विल पावर का विकास होता है। अगर पॉजिटिव हो, यानी बच्चा अगर ऑटोनॉमी यानी खुद से कोई कार्य कर पा रहा हो, जैसे कि इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर बच्चे को यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, टॉडलर्स होते हैं जो उनको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, और बच्चा अगर उसको खुद से कर पा रहा है तो उनमें क्या डेवलप होगा, इच्छा शक्ति यानी विल पावर, मैं ये खुद से कर सकता हूँ। लेकिन वही अगर उसमें ये काम वो नहीं कर पा रहा है तो उसमें क्या आ जाएगा, शेम एंड डाउट। अगर वो टॉयलेट ट्रेनिंग उसका सही नहीं है, वो नहीं टॉयलेट ट्रेनिंग पूरा हो पाया, तो उसमें बच्चे में क्या डेवलप होगा, शेम एंड डाउट डेवलप होगा, जिस वजह से उसके अंदर विल पावर की कमी हो जाएगी। और उस कारण उसमें जो होगा उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, नेगेटिव रिजोल्यूशन एंड एक्सेसिव कंट्रोल और क्रिटिसिज्म लीड्स टू सेम सेल्फ डाउट, उसको खुद पे डाउट होने लगेगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उसको खुद पे, अपनी कैपेबिलिटीज पे। और वही पॉजिटिव अगर रिजोल्यूशन होगा, यानी बच्चे में अगर विल पावर डेवलप होगा, तो व्हेन अलाउड अप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंस, मतलब वो इंडिपेंडेंट खुद से कोई भी काम को कर सकता है। मतलब उसके मतलब अभी तो ये एज 3 साल का है, तो 1.5 से 3 साल में थोड़ा सा गाइडेंस लेके बच्चा है जो इंडिपेंडेंटली कोई भी काम कर सकता है। और चिल्ड्रन के अंदर क्या डेवलप होगा, विल पावर डेवलप होगा, सेल्फ कंट्रोल डेवलप होगा, और कॉन्फिडेंस होगा अपनी एबिलिटीज पे। ठीक है, मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, ये नेक्स्ट इसका थर्ड स्टेज है, प्री स्कूल एंड स्कूल ईयर्स, जिसको हम लोग दूसरे इसका अगर नाम कहें तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसको हम लोग प्री स्कूल एंड स्कूल ईयर्स भी बोलते हैं। और इसका आयु क्षमता 3 से लेके 6 साल तक की है। और इसको हिंदी में पहल वर्सेस अपराध बोध कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों में होता है जो उद्देश्य की प्राप्ति होगी बच्चे को, मतलब बच्चा हर चीज को पहल, मतलब हर चीज को जानने के लिए क्यूरियस होगा। ठीक है, और इसमें अगर वैसा नहीं होगा, क्यूरियस फॉर एवरीथिंग, अगर वैसा नहीं होगा तो उसमें क्या डेवलप होने लगा, अगर नेगेटिव साइन होगा तो। जैसे यहाँ पे देखिए, चिल्ड्रेन बीइंग प्लानिंग एक्टिविटीज, हर चीज को करने के लिए वो क्यूरोसिटी होगी उसमें, मेकिंग अप गेम्स एंड इनिशिएटिंग प्ले विद अदर्स, दे लर्न टू टेक इनिशिएटिव एंड डेवलप लीडरशिप स्किल। ठीक है, ये सब पॉजिटिव साइन है बच्चों में। तो और उसमें क्या होगा, पर्पस, एक पर्पस डेवलप होगा, उद्देश्य डेवलप होगा। द करेज ऑफ परस्यू गोल्स विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट, मतलब बच्चे में पनिशमेंट का डर नहीं होगा, वो उसमें एक उद्देश्य डेवलप होगा कि मुझे यह कार्य करना है। और यही अगर वो नहीं पर्पस डेवलप, यही नहीं हो पाता उससे नहीं हो पाता है, वो खुद कोई प्लानिंग नहीं कर पाता है, किसी चीज के लिए इनिशिएट नहीं कर पाता है, तो बच्चे में क्या डेवलप हो जाएगा, अपराध बोध। मतलब उसमें क्या डेवलप होगा, वो बच्चा है जो क्रोध करने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा, उसको उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी अगर वो खोज नहीं कर पाएगा। तो इससे इससे अगर आप इस थ्योरी से देखें, तो इस थ्योरी से ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं कि अगर बच्चा को है जो किसी चीज को जानने के लिए क्यूरियस हो रहा है, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये तो जानने के लिए क्यूरियस है, तो ये तो पॉजिटिव है, उसमें उद्देश्य की प्राप्ति होगी, वो खोज कर पाएगा, उसमें पर्पस डेवलप होगा। और अगर यही पर्पस डेवलप नहीं होता है तो बच्चे में क्या डेवलप होगा, तो ये नेगेटिव वाला पूछ रहा है, तो बच्चे में इसमें गिल्ट डेवलप होगा। बच्चे में पहला बच्चा इनिशिएटिव लेना चाहता है, और अब अगर इनिशिएटिव नहीं ले पाता है, पर्पस डेवलप नहीं हो पाता, तो बच्चे में क्या नेगेटिव में डेवलप होगा, गिल्ट डेवलप होगा। समझ में मुझे लगता है आपको आया होगा। और ये ऐसे आपको समझना है कि अगर बच्चा है जो इनिशिएटिव करेगा तो पॉजिटिव साइन है, और गिल्ट होगा तो ये नेगेटिव साइन है। और इन दोनों में द्वंद्व की वजह से बच्चे में क्या डेवलप होता है, पर्पस डेवलप होगा। अगर पॉजिटिव है तो, और अगर नेगेटिव है तो डेवलप ही नहीं होगा। अगर कोई भी चीज जो ये हमारा निकल रहा है वो पॉजिटिव होगा तभी निकलेगा, जो निष्कर्ष है
वो पॉजिटिव होगा तभी निकलेगा, नहीं तो निष्कर्ष तो कुछ और निकलेगा। निष्कर्ष तो फिर उसके बाद बच्चे में अपराध डेवलप होगा, अविश्वास डेवलप होगा फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में लज्जा व शंका डेवलप होगा नेगेटिव में, और थर्ड वाले में अपराध व क्रोध डेवलप होगा। लेकिन वही अगर पॉजिटिव है तो बच्चे में अलग से आशा डेवलप होगी फर्स्ट में, सेकंड में विल पावर डेवलप होगी, और थर्ड में पर्पस उद्देश्य की प्राप्ति होगी, बच्चा खोज करना चाहेगा। तो चलिए अब फोर्थ स्टेज पे चलते हैं हम। फोर्थ स्टेज कौन सा है? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, यानी परिश्रम वर्सेस हीनता, जो कि जिसकी आयु सीमा है 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की आयु सीमा, जिसको हम लोग स्कूल एज भी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्री स्कूल वाला स्टेज कौन सा है? तो जो प्री स्कूल वाला स्टेज होता है वो स्टेज नंबर 3 होता है। और स्कूल ईयर्स कौन से होते हैं? जनरली अब तो ऐसा हो गया है कि बच्चे का एडमिशन 6 साल में ही होगा, ऐसा 6 साल में ही 1 क्लास में एडमिशन होगा। तो स्कूल है जो हम कह सकते हैं कि 6 साल से शुरू होता है। तो स्कूल एज कौन सा स्टेज में होगा? फोर्थ वाले में। तो इस इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी ये वाले थ्योरी में अगर आप ये समझ गए तो बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसको आपको बहुत डीपली समझना होगा कि कौन से स्टेज किस चीज़ को डेवलप करते हैं। तो फर्स्ट वाला होप डेवलप करता है, सेकंड वाला विल पावर डेवलप करता है, थर्ड वाला पर्पस डेवलप करता है, और अभी हम फोर्थ वाला पढ़ रहे हैं। तो फोर्थ वाला है जो परिश्रम वर्सेस हीनता, जिसमें स्कूल एज चिल्ड्रन डेवलप कॉम्पिटेंसीज इन एकेडमी सोशल एंड फिजिकल स्किल। मतलब जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं वो क्या डेवलप करते हैं? कॉम्पिटेंसी डेवलप करते हैं। कहाँ? मतलब कॉम्पिटेंसी होता है, उनमें कंपटीशन करते हैं बच्चों से आपस में, एकेडमिक सोशल फिजिकल। फिजिकल जैसे स्पोर्ट्स में, स्कूल्स में, सोशल कुछ वो अगर नाटक कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें टीचर्स एंड पियर्स बिकम इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट। और इसमें टीचर्स और पियर, टीचर्स जो उनके बच्चे को जो टीच करते हैं, और पियर्स जो उनका फ्रेंड सर्कल है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस स्टेज में। और इसमें वर्च्यू डेवलप क्या होता है? तो आपको सबका पहले तो नाम याद रखना है स्टेजेस का, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, और सब स्टेज में कौन सा वर्च्यू डेवलप हो रहा है उसको याद रखना है। तो ये वर्च्यू जो डेवलप हो रहा है वो पॉजिटिव चीज़ में आएगा, ये पॉजिटिव टर्म है कि अगर इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है तो बच्चा इंडस्ट्री है अगर बच्चे में, तो बच्चे में कॉम्पिटेंसी डेवलप होगा। अगर बच्चा इनिशिएटिव है तो बच्चे में पर्पस डेवलप होगा। और अगर जो नेगेटिव है तो नेगेटिव में तो कुछ डेवलप ही नहीं होगा, तो वो नेगेटिव उसमें आ जाएगा, नेगेटिव चीज़ आ जाएगा, टर्म आ जाएगा। तो जब इंडस्ट्री डेवलप होगा बच्चे में, तो बच्चे में क्या डेवलप होगी? कॉम्पिटेंसी, बिलीव इन वंस एबिलिटीज, यानी खुद की एबिलिटी पे उसको बिलीव होगा, टू हैंडल टास्क एंड चैलेंजेस, वो किसी भी टास्क और चैलेंजेस को हैंडल कर पाएगा। मतलब इंडस्ट्री का हिंदी क्या है? परिश्रम। तो बच्चा अगर परिश्रम करता है तो बच्चे में क्या डेवलप होगी? कॉम्पिटेंसी, हेल्दी कॉम्पिटेंसी इसको बोलेंगे हम, कि हेल्दी कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी। बच्चा खुद की एबिलिटीज़ पे काम करेगा, वो किसी भी टास्क, किसी भी चैलेंज को अच्छे से गुड माइंड से हैंडल कर पाएगा। और वही अगर वो परिश्रम नहीं करता है तो बच्चे में क्या हो जाएगी? हीनता डेवलप हो जाएगी। अगर बच्चा खुद की कैपेबिलिटीज़ पे शक कर रहा है, वो किसी टास्क और चैलेंज को नहीं पूरा कर पा रहा, तो बच्चे में क्या डेवलप हो जाएगा? हीनता डेवलप हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि ये आपको 4 स्टेज तक समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आपको नहीं समझ में आता है, या फिर आप कुछ लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आगे की वीडियो में उस पर ध्यान देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए देखते हैं स्टेज 5 को क्या है। स्टेज 5 है आइडेंटिटी वर्सेस रोल, जिसका हिंदी रूपांतरण है पहचान वर्सेस भूमिका भ्रांति, जिसकी एज सीमा है 12 वर्ष से लेके 20 वर्ष तक की, जिसको कि हम एडोलसेंस बोल जाते हैं। तो ये सब पीवाईक्यू में पूछा गया है कि प्री स्कूल वाला स्टेज कौन सा है, और ये स्कूल एज कौन सा है, एडोलसेंस एज कौन सा है। तो एडोलसेंस एज कौन सा है? स्टेज 5। एडोलसेंस मार्क्स द क्रिटिकल पीरियड ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ये तो पता है आपको, किशोरावस्था में बच्चों में आइडेंटिटी फॉर्मेशन का एक क्रिटिकल ये पीरियड है। इसको मतलब बहुत तूफान वाला पीरियड भी कहा जाता है। टीनेजर्स एक्सप्लोर डिफरेंट रोल, टीनेजर्स है जो बहुत सारा डिफरेंट रोल्स, बिलीफ, आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं। उनका दिमाग सही, मतलब अगर हम इसमें कहें तो उनका दिमाग एक जगह पे स्थगित नहीं होता है। वो दिमाग मतलब बहुत सारे उनके अंदर द्वंद्व चलते रहते हैं। डेवलप अ कोहेरेंट सेंस ऑफ सेल्फ,
दे आस्क फंडामेंटल क्वेश्चन, हु एम आई। उनके मन में हमेशा रहता है मैं हूँ कौन, वो खुद को पहचान ही नहीं पाते हैं। व्हाट डू आई वांट टू बिकम, मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो इस समय क्या होता है, बच्चा सेल्फ एक्सप्लोरेशन करता है, टेस्टिंग डिफरेंट आइडेंटिटीज, वैल्यूज एंड कैरियर पाथ, फाइंडिंग डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन चाहिए होता है, डेवलपिंग क्लियर सेंस ऑफ पर्सनल वैल्यूज एंड गोल्स। ठीक, अपना पर्सनल जो वैल्यूज है और गोल्स है उसका वो क्लियर सेंस चाहिए उसको, कि क्यों हम यह करना चाहते हैं, उनको डायरेक्शन चाहिए होता है। वर्च्यू फिडिलिटी, बच्चों में लॉयलिटी टू सेल्फ एंड कमिटमेंट्स होती है, खुद के लिए उनको लॉयलिटी होती है और कुछ कमिटमेंट होता है खुद से उनका। तो और यही बच्चा अगर अपने पहचान, इस स्टेज में क्या बताया जाए कि बच्चा अगर अपने पहचान को समझ जाता है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मैं क्यों आया हूँ इस धरती पे, मेरा कर्तव्य क्या है, अगर ये समझ जाता है तो बच्चा अच्छी डायरेक्शन में, पॉजिटिव ये में। और वही अगर वो उसी चीज़ में उलझ के रह जाता है कि मैं आगे क्या करूँगा, साइंस पढूं, हिस्ट्री पढूं, ज्योग्राफी पढूं, क्या पढूं, मुझसे कुछ नहीं हैंडल हो रहा है, तो वो भूमिका भ्रांति उसकी हो जाती है। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही गलत हुआ हूँ, इस टाइप से। अब नेक्स्ट स्टेज है सिक्स स्टेज, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसको हिंदी अगर हम रूपांतरित करें तो घनिष्ठता वर्सेस अलगाव, जिसकी आयु सीमा है 20 से लेके 40 ईयर्स तक। ये लास्ट के 4 स्टेजेस हैं ना, जो वो आपको याद करने में इजी लगेंगे, क्योंकि ये एडोलसेंस से शुरू हो रहा है। तो एडोलसेंस में आपको तो ये पता है कि बच्चों में रोल कंफ्यूजन होता है, आइडेंटिटी ढूंढना पड़ता है उनको अपना, मैं क्या हूँ क्यों हूँ, उस टाइप से। तो और सिक्स्थ स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी इसको हम लोग यंग एडोलसेंस बोलेंगे, यंग एडल्टहुड। इस समय बच्चे को अपना जैसे जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल है, उस समय बच्चा बड़ा हो रहा है, टीनेजर है, तो उसको उतनी समझ नहीं है जितना इस स्टेज में समझ हो जाता है, यंग एडोलसेंस। अब यहाँ पे बच्चा बहुत हद तक मैच्योर हो चुका है, 20 से 40 ईयर्स तक में बहुत हद क्या मैच्योर हो चुका है, एडल्टहुड हो गया, यंग एडल्टहुड। इसमें क्या होता है, यंग एडल्ट सीक्स टू फॉर्म इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप विद अदर। इसमें होता है जो कि दूसरों से, इस समय मतलब कह सरल भाषा में अगर हम कहें तो उनको प्यार की ज़रूरत होती है। दिस स्टेज फोकसेस ऑन डेवलपिंग क्लोज कमिटेड रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स, पार्टनर्स एंड कम्युनिटी। प्यार का मतलब सिर्फ पार्टनर, लव पार्टनर से नहीं होता है, यहाँ पे फ्रेंड्स भी आते हैं, पीयर्स भी आते हैं, कम्युनिटी, हमारा जो समाज है वो भी आता है, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं। तो इस समय उन्हें प्यार की ज़रूरत ही होती है। और इसलिए अगर उनको वो प्यार, वो लविंग रिलेशनशिप मिल जाता है, डेवलप हो जाता है, तो वो इंटीमेसी होती है, घनिष्ठता होती है उनके जीवन में एक दूसरे से, सभी रिलेशन में। और वही अगर उनको कैसे बोलते हैं, मेरा सच्चा प्यार अधूरा रह गया, तो वो अगर अधूरा रह जाता है, वो उनको नहीं मिलती है, तो अलगाव, वो दुनिया से अलग अलग रहने लगते हैं, उनमें अकेलापन हो जाता है, लोनलीनेस हो जाता है। तो ये नेगेटिव साइन है। तो जब सक्सेसफुल होगा, इंटीमेसी सक्सेसफुल होगा, तो क्या डेवलप होगा, लव डेवलप होगा, लीड्स टू लव। सक्सेसफुल नेविगेशन लीड्स टू लव, द एबिलिटी टू फॉर्म मीनिंगफुल लास्टिंग बॉन्ड्स वाइल मेंटेनिंग पर्सनल आइडेंटिटी। मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव साइन है, बच्चा है, ये जो यंग एडल्टहुड है, वो लविंग रिलेशनशिप, अपना बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं, तो उनमें क्या डेवलप होगा, लव डेवलप होगा। सिर्फ अपने पार्टनर के प्रति नहीं कह सकते हम, अपने फैमिलीज के प्रति, कम्युनिटीज के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, सभी के प्रति लव डेवलप होगा। और यही अगर उनको वैसा लविंग रिलेशनशिप बॉन्ड डेवलप नहीं हो पाता है, फेलियर टू रिजॉल्व, रिजल्ट क्या होता है, लोनलीनेस होता है, आइसोलेशन होता है। लोनलीनेस मतलब अकेलापन, आइसोलेशन मतलब वो अकेले रहने लगेंगे। डिफिकल्टी फॉर्मिंग मीनिंगफुल कनेक्शन विद अदर्स, वो दूसरों से बात करना पसंद नहीं कर पाते हैं, वो हर रिश्ते को झूठा समझते हैं, इस टाइप से हम कह सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये स्टेज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये स्टेज और ये फिफ्थ स्टेज में तो कुछ आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब सेवेंथ स्टेज है जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन, जिसका हिंदी रूपांतर है जन्नात्मकता और वर्सेस स्थिरता। जनरेटिविटी का और स्टैग्नेशन का एज है 40 to
65 ईयर्स, यानी मिडिल एडल्टहुड हम बोल सकते हैं। मिडिल एज एडल्टहुड फोकस ऑन कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी एंड हेल्पिंग गाइड। यहाँ पे सबको ज्ञान की प्राप्ति थोड़ी बहुत हो गई है। गाइड द नेक्स्ट जनरेशन, दिस इंक्लूड्स पेरेंटिंग, टीचिंग, मेंटरिंग एंड क्रिएटिंग थिंग्स दैट बेनिफिट अदर। यहाँ पे इनको आधा ज्ञान की प्राप्ति हम कह सकते हैं कि हो गई है, क्योंकि यहाँ पे है वो क्या करते हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन को अपना। और क्या इंक्लूड्स करते हैं, पेरेंटिंग, टीचिंग, मेंटरिंग एंड क्रिएटिंग थिंग्स टू बेनिफिट, मतलब दूसरों के अच्छे के बारे में, बेनिफिट्स टू अदर्स, अदर्स को कैसे बेनिफिट मिलेगा, उसको कैसे हम एक अच्छा फ्यूचर दे सके, उसके बारे में सोसाइटी को कुछ अपना योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये अगर पॉजिटिव वे में होता है तो पेरेंटिंग एंड नर्चरिंग राइजिंग चिल्ड्रेन एंड सपोर्टिंग देयर डेवलपमेंट, अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनका डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। मेंटरिंग एंड टीचिंग, शेयरिंग नॉलेज एंड गाइडिंग यंगर जनरेशन, नॉलेज बांटते हैं जो आने वाले यंगर जनरेशन है उसको, क्योंकि इनको तो आधा ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। वर्च्यू केयर, और देखभाल करते हैं किसका, कंसर्न फॉर अदर एंड द फ्यूचर जनरेशन, मतलब जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए उनको कंसर्न रहता है। आने वाला जनरेशन कौन है, उनका बच्चा, उनकी फैमिली का बच्चा, उसके प्रति उनको चिंता रहती है, और फ्यूचर जनरेशन के प्रति। तो ये हो गया स्टेज 7। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि जब सोसाइटी पे अपना योगदान देते हैं तो वो कौन सा स्टेज है, वो स्टेज 7 है। स्टेज 8 में जो एंडिंग स्टेज है उस समय वो फिर से वापस इंटीग्रिटी वर्सेस डिसिपियर, फिर से वो वापस चिंतन करना कि अपने बारे में, संपूर्णता वर्सेस निराशा, अपने बारे में इन द सेंस कि मैं अपने ये जो भगवान ने मुझे जीवन दिया है उसका मैं क्या सदुपयोग कर पाया, और अगर नहीं कर पाया तो उनको निराशा होगी। सिंपल भाषा में हम यही कह सकते हैं, संपूर्णता वर्सेस निराशा, जिसकी एज है 65+ ईयर्स। और यहाँ पे मैच्योरिटी बहुत हद तक क्या पूरी आ चुकी है, मैच्योरिटी अब कब आएगा, अभी भी नहीं आएगा तो कब आएगा, मैच्योरिटी आ चुकी है, लेटर एडल्टहुड जिसको हम लोग बोलते हैं। और यह इन द फाइनल स्टेज ओल्डर एडल्ट रिफ्लेक्ट ऑन दियर लाइफ, मतलब रिफ्लेक्ट ऑन दियर लाइफ, वो अपना लाइफ को, एक पूरे लाइफ को देखते हैं कि मैंने क्या क्या अचीव किया अपने लाइफ में, मैं क्या, कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा बुरा काम किया, क्या मुझे करना नहीं चाहिए था। यहाँ पे उनको एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अपना जो लाइफ, उन्होंने लाइफ स्पैन जो भी उनका था उन पे उसको, अगर वो अच्छा रहा होगा तो खुशी हुई होगी, अगर उनका लाइफ मीनिंगफुल होगा, उनकी अच्छा उन्होंने अपने सोसाइटी को योगदान दिया होगा, उनके फैमिलीज के साथ अच्छे बॉन्डिंग होंगे तो उनको खुशी होगी। और वही उन्होंने अपने जो पास्ट में गलतियां की होंगी उसको वो अपने लाइफ को रिफ्लेक्ट करेंगे, और अपनी गलतियों का एहसास उनको होगा। Those who feel they have lived meaningfully develop a sense of integrity and expectance, and they can look back with satisfaction। कहने का ये मतलब है, जो मैंने अभी आपको बोल दिया पहले, कि कहने का ये मतलब है कि वो अपने लाइफ के मीनिंगफुल, कितना मीनिंगफुल उनका लाइफ था, उन्होंने क्या क्या किया, क्या इंटीग्रिटी थी उनकी, क्या उनकी संपूर्णता थी, और क्या उनका एक्सपेक्टेंस था, सभी को वो देखेंगे। और उनको सेटिस्फेक्शन होगा कि मतलब मरने से पहले उनको फेस डेथ विदाउट रिग्रेट, मतलब मरने से पहले उनको रिग्रेट नहीं होगा, उनको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया अपने लिए, अपने फैमिलियों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, और वो उस संपूर्णता से, संतुष्टि से उनकी डेथ होगी। और वही अगर उन्होंने समाज के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं निभाया होगा, अपने फैमिली के प्रति नहीं निभाया होगा, अपने प्रति नहीं निभाया होगा, तो उनको रिग्रेट होगा। तो अगर पॉजिटिव रिजोल्यूशन क्या है कि अगर उनको उनका लाइफ पास्ट वाला अच्छा होगा तो उनको क्या होगी, विजडम की प्राप्ति होगी, बुद्धिमत्ता की प्राप्ति होगी, यहाँ पे पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। एक्सपेक्टेंस ऑफ वंस लाइफ एज इट वाज लिव्ड एंड मैच्योर जजमेंट अबाउट लाइफ मीनिंग, उनको अपना लाइफ देख के, अगर उन्होंने अपना पास्ट वाला लाइफ अच्छे से जिया होगा, अपनी सोसाइटी, अपने बच्चों का
केयर किया होगा, अपना केयर किया होगा, कुछ योगदान दिया होगा सोसाइटी में, तो उनको लाइफ अपना मीनिंगफुल लगेगा और वो उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हो कि मैंने अपना लाइफ बहुत अच्छे से जिया है और वो लाइफ का मीनिंग को समझ चुके होंगे, उनको विज्ञान की प्राप्ति होगी, विजडम की प्राप्ति हो गई होगी। और वही उन्होंने अगर कुछ गलत काम अपने लाइफ में पास्ट में किया होगा तो उनको नेगेटिव रिजोल्यूशन होगा, रिग्रेट होगा, डिसअपेयर, बिटरनेस एंड फियर ऑफ डेथ ड्यू टू फीलिंग लाइफ वॉज वेस्टेड और फिल्ड विथ रिग्रेट्स। उनको ऐसा लगेगा कि मैंने अपने पास में कुछ ऐसा अच्छा काम नहीं किया, जो कि मैंने सोसाइटी को कुछ के लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया, अपना लाइफ मैंने अच्छे से नहीं बिताया, तो उसके लिए उन्हें रिग्रेट होगा और वो सोचेंगे कि मैंने अपने लाइफ को वेस्ट कर दिया जो कि इतना इम्पोर्टेंट था, और ये उनका नेगेटिव रिजोल्यूशन होगा। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम समझें तो ये जो इरिक इरिक्शन का जो लाइफ स्पैन, जीवन अवधि का जो विकास का सिद्धांत है, जिसको हम लोग साइको सोशल थ्योरी भी बोलते हैं, उसमें सिर्फ ये कहा गया कि एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक का उसका जो लाइफ स्पैन है वो स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। और वो स्टेजेस में वो जो व्यक्ति है वो मानसिक द्वंद्व से गुजरता है और बहुत सारे मानसिक द्वंद्व से गुजरता है हर स्टेजेस में। और अगर वो पॉजिटिव हो तो एक पॉजिटिव रिजोल्यूशन निकलेगा, और वो अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव रिजोल्यूशन निकलेगा। और हर समय कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, स्वायत्ता वर्सेस लज्जा व शंका, इस टाइप से इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, इस टाइप से। तो ये सारे स्टेजेस मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए, मैं उस वीडियो में उसको सुधार करने के प्रयास करूँगी। अब ये समराइज करके मैंने एक टेबल यहाँ पे डाला है, तो देख लेते हैं। पहले स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, फिर उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन में डिवाइड किया हुआ है, उसकी एज क्राइटेरिया को डाला हुआ है। वर्च्यू मतलब उन्हें क्या रिजोल्यूशन मिला, पॉजिटिव है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव रिजोल्यूशन है। और इसके की फोकस एरिया क्या है कि उससे उनका क्या डेवलपमेंट हुआ। और ये नेक्स्ट चार्ट भी उसी का है। अगर आप सिर्फ ये चार्ट को भी पढ़ लेंगे जो ये ग्रीन वाला है, तो अगर आपको मेरे समझाने से कुछ कुछ हद तक भी समझ में आया होगा, तो आपको ये चार्ट अगर आप याद कर ले तो आपको बहुत इजी लगेगा ये थ्योरी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये बहुत पूछा जाता है, ये जो वर्च्यू है, आउटकम क्या है। हाँ, वर्च्यू अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको कह सकते हैं कि आउटकम क्या आया। तो आउटकम को भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट की जो पीवाईक्यू है उसमें आपने देखा होगा कि इरिक इरिक्शन के थ्योरी से पूछा जाता है कि बच्चे में होप कब डेवलप होता है, विल पावर कब डेवलप होता है, पर्पस एंड करेज कब डेवलप होता है, कौन से स्टेज में होता है, कि उसकी आयु सीमा क्या है, कॉम्पिटेंसी का बच्चा कब करता है, फिडिलिटी कब होता है, निष्ठा कब आती है बच्चों में, लव कब डेवलप होता है। तो लव कौन से होता है, लव याद करना है आपको कि 6 नंबर, मतलब लव आपको ऐसे याद हो जाएगा कि बच्चा अभी टीनेजर है, तो टीनेजर कब होते हैं, यहाँ 18 वाला तो कोई क्राइटेरिया एज का है नहीं, तो 20 to 40 ही होगा, उस समय उसमें लव चाहिए। लव आप सिर्फ वो पार्टनर वाला लव नहीं समझेंगे, अपनी फैमिली वाला, पियर्स वाला, कम्युनिटी वाला, सब इसमें आ जाता है। फिर देखभाल कब चाहिए, जब आदमी मिडिल एज में आ जाता है, 40 to 65। और बुद्धिमत्ता ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, 65+, जब वो आदमी मरने वाला रहता है तब। तो ये 3 स्टेज, 40 लास्ट के 4 स्टेजेस में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी 3 के स्टेजेस में फर्स्ट में भी आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट में क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो स्टार्टिंग में जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे हर पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि वो तो अपने पेरेंट्स सबको नहीं पहचानते, उन्होंने सिर्फ जन्म लिया और वो अपनी माँ को देखता है, तो सिर्फ माँ पे ही उनको ट्रस्ट होता है। तो ये भी आपको इजीली याद हो जाएगा। और 2 and 3 and 4 है जो, उसमें भी आपको ये रखना है कि ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। तो सेम से याद हो जाएगा। इसमें आप सिर्फ अगर माइंड में रखते हैं कि टॉयलेट ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हैं तो बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है, तो ये भी आपको नाम याद हो जाना चाहिए कि अगर वो नहीं सीख पाता तो बच्चे में सेम एंड डाउट होता है। टॉयलेट ट्रेनिंग वाला बात अब ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसे हर हर क्राइटेरिया में सिर्फ टॉयलेट ट्रेनिंग ही फिट नहीं बैठता है, इसमें और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको ईजीएस्ट वे में समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि सेकेंड वाले में अगर टॉयलेट ट्रेनिंग का एग्जाम्पल आप ध्यान में रखते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा कि शेम कब होगा, जब बच्चे को का टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से पूरा नहीं हुआ होगा।
तो आशा करती हूँ मैंने आपको अच्छे से ये इरिक रिएक्शन की थ्योरी को समझा दिया होगा। लेकिन अगर आपको आगे कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो मैं यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। और अगर आपको ये समझ में आया थ्योरी तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।